जय हिंद दोस्तों। मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास, जिसमें आज 9वां लेक्चर है मौर्य साम्राज्य के बारे में। हम लोग मौर्य साम्राज्य के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, बिंदुसार के बारे में जानेंगे और अशोक सम्राट के भी बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग मौर्य साम्राज्य की बात करें। मौर्य साम्राज्य की पढ़ने से पहले हम लोग एक कहानी समझते हैं। मौर्य वंश के जो संस्थापक होते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। इसमें एक महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ कौटिल्य होते हैं, जिनकी पुस्तक आते हैं अर्थशास्त्र के रचयिता वही कौटिल्य है। उनको जो एक राजा घनानंद, जो नंद वंश के शासक था, घनानंद ने अपमानित किया था। उन्हें अपनी चोटी को खोलकर, टीकी जो उनका जो होता है उसको खोला और वह प्रण लिया कि जब तक मैं ये नंद वंश को समाप्त न कर दूं, अखंड भारत का निर्माण न कर दूं, तब तक मैं अपना चोटी नहीं बांधूंगा। और उन्होंने एक दलित परिवार के बच्चे चंद्रगुप्त को महान सम्राट ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना देता और मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी कराता। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य कौन सा? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात की जाए तो कौन किया था? तो किया हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने। बृहद स्तर पर प्रथम भारतीय साम्राज्य कोई था जिसकी स्थापना किया हुआ था? कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन आ जाएगा, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और कौन सा साम्राज्य था? वो मौर्य साम्राज्य था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। यह जो चाणक्य उसका एक नाम था विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी था। उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र की तुलना की गई है द प्रिंस से। सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को की जो पहचान किया था वो किया हुआ था सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किया था विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पे एक और सवाल बनता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने कराया था? तो वो विलियम जोन्स ने कराया था। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो बारे में जानकारी मिलता है वह सब विशाख दत्त के ग्रंथ से। विशाख दत्त के ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारियां मिलता है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है जिसके मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों का प्रकाश डाला। अर्थात क्वेश्चन आ जाएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये उन्हीं का नाम पूरा होता है। और ये जो पुस्तक थी, अर्थशास्त्र जो था वो राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों से संबंधित था। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ था? बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान वो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र वर्तमान में ये पटना है और ये बिहार की राजधानी भी है। पटना की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो दरबार था उसका जो साम्राज्य था वो पाटलिपुत्र में ही था। कहा जाता है कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का एक ऐसा दरबार था जिसमें लकड़ियों का राजमहल था। वो किसी एक महल में एक दिन से ज़्यादा वो नहीं सोते थे, और उनके लिए एक विशेष प्रकार की खाना होता था, जिसे खाना खाने से पहले एक विशेष प्रकार की सेनापति या मंत्री उसको चीखता था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग और आगे बढ़ते ही जाएंगे। बात की जाए तो तीर्थंकर, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में टोटल 18 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर उसे बोलते हैं, मौर्य काल में जो सबसे उच्च स्तर का जो अधिकारी होता था उसे तीर्थंकर कहा जाता था। मौर्य काल में जो सबसे उच्च स्तर के जो अधिकारी होता था वो तीर्थ बोला जाता था, और तीर्थ की जो संख्या था अर्थशास्त्र के अनुसार वो 18 थी। चलिए हम लोग तीर्थ के 18 तीर्थों के बारे में जान लेते हैं। तीर्थ की बात की जाए तो प्रथम जो तीर्थ था मंत्री या पुरोहित। मंत्री या पुरोहित वह होता था जो प्रधानमंत्री तथा मुख्य धर्माधिकारी था। क्वेश्चन आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो चाणक्य था, और चाणक्य की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक उसी की है जो राजनीतिक से संबंधित था। दूसरा है युवराज। युवराज होता था राजा का उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोका। ये ऐसे ही राजा का उत्तराधिकारी युवराज कहलाता था। सन्निधाता, सन्निधाता क्या होता था? राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, अर्थात कोषाध्यक्ष भी बोला जाता था। सन्निधाता को क्या? कोषाध्यक्ष या राजकीय कोषागार का वो प्रधान अधिकारी होता था। समहारता,
समाहर्ता जो होता था वो राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री कहा जाता था उसे। कर संग्राहक जो टैक्स लेता था वो कर संग्राहक या वित्त मंत्री, जो राजकीय राजस्व विभाग का वो सर्वोच्च अधिकारी जो होता था समाहर्ता कहलाता था। चौथा हो गया। और अब हम लोग पांचवा जो तीर्थ देखते हैं। पांचवा जो तीर्थ था वो था मंत्री परिषद अध्यक्ष। तो मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता था उसे मंत्री परिषद अध्यक्ष बोला जाता था। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा जो था फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, या जिसे हम लोग कमिश्नर बोलते हैं अभी वर्तमान में। प्रदेष्टा जो था फौजियों का वो प्रमुख न्यायाधीश था। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश को प्रदेष्टा बोला जाता था। व्यवहारिक, व्यवहारिक जो था दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। व्यवहारिक क्या था? दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश क्या कहलाता था? व्यवहारिक कहलाता था। नायक, सेना का संचालन या नगर रक्षा का अध्यक्ष जो कहलाता था वो नायक कहलाता था। जो सेना का संचालन करता था, नगर रक्षक था वो, तो वो क्या कहलाता था? नायक कहलाता। सेनापति, सेना अध्यक्ष अर्थात सर्वोच्च न्यायिक कमांडर, अर्थात सेना का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसका कमांड करने वाला सर्वोच्च सेनाध्यक्ष कहलाता सेनापति। अंतर सिख, अंतवर्त सिख जो सम्राट का अंगरक्षक या सेना का प्रधान अधिकारी होता था। अंतवर्षिक जो था, अंतर्वर्षिक जो था वो क्या था? सम्राट अशोक का अंगरक्षक या सेना का प्रधान अधिकारी होता था। कर्मांतिक, कर्मांतिक जो था उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष होता था। उद्योग धंधों तथा कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष होता था। 12वां तीर्थंकर की जाने से पहले हम थोड़ा रिसर्च को भी देख लेते हैं। जो किलाबंद जो बुलंदी दबाग जो कहाँ था? पाटलिपुत्र में। इसको हम लोग जाने हैं। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। किससे? मैकियावेली की जो पुस्तक है, महान ग्रंथ, वो द प्रिंस से तुलना की जाती है। वो भी राजनीतिक से संबंधित है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो वो लकड़ियों का बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार महल था पाटलिपुत्र में वो लकड़ियों का बना था। सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान पर क्या किया गया? शासन नियुक्त किया गया था। उसे किसने हराया और किस भारतीय शासक ने उसको हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अर्थात सेल्यूकस ने दो, एक अलेक्जेंडर तथा सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान के प्रशासन नियुक्ति किया गया था, उसे एक भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। भारत तीर्थंकर की बात की जाए तो 11वां, इसको हम लोग पढ़िए लिए। प्रशास्ता, प्रशास्ता तो राजकीय आज्ञाओं की लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला। प्रशास्ता क्या होता था? जो राजकीय आज्ञा अर्थात राजा के द्वारा जो भी आज्ञा दिया जाता था, जो नियम लागू किया जाता था, उसको लिपिबद्ध करता था, तो लिखने का काम करता था। और जो भी नियम कानून को सुरक्षित या राजकीय दस्तावेजों को वो सुरक्षित रखता था। कौन? प्रशास्ता कहलाता था वो। दंडपाल, दंडपाल जो 13वें तीर्थ था वो सैन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। कौन? दंडपाल। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधन करने और प्रबंधक होता, अर्थात देश को भीतरी तौर तरीके से उसका रक्षा करना दुर्गपाल कहलाता था। अंतपाल, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों की रक्षक, सीमावर्ती अर्थात जो सीमा की जो रक्षा करता था वो अंतपाल कहलाता था। आठविक, आठविक वन विभाग के सर्वेक्षण अधिकारी को आठविक कहा जाता। किसमें? वो मौर्य साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में आठविक कौन होता था? वो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था आठविक। द्वारिक, द्वारिक जो होता था राजमहल का प्रबंधन व देख रेख करने वाले को द्वारिक अधिकारी कहा जाता था। द्वारिक जो होता था राजमहल की देख रेख करता था, द्वारिक। द्वारपाल जी से हम बोलते हैं। नागरक, नागरक को नगर का सर्वोच्च अधिकारी कहा जाता। जो नगर का सर्वोच्च अधिकारी था वो नागरक कहलाता। और ये सब किससे पता चलता है? तो चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक से। और उसकी तुलना किससे की जाती है? तो उसकी जो तुलना की जाती है वो मैकियावेली की द प्रिंस से की जाती है।
सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया हुआ था। बिंदुसार की बात की जाए तो बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण व्यवहार से सीरिया के शासक एंटियोकस, किसने? बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तु की मांग की थी। वो मीठा मदिरा अर्थात मीठी दारू, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक। किसने? बिंदुसार ने वो 3 मांगे थी। किसे? एंटियोकस जो सीरिया के शासक था, उसे मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की। और क्या किया उन्होंने? दार्शनिक के छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के राज दरबार में भेज दिया और बिंदुसार के लिए भेज दिया। कौन? एंटियोकस जो कहाँ के शासक था? सीरिया से। क्वेश्चन आता है एंटियोकस ने किससे 3 वस्तु को मांगा था? तो वो एंटियोकस से कौन मांगा था? बिंदुसार ने। वो क्या क्या चीज़? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक मांगा था। दार्शनिक को छोड़कर अन्य दोनों चीज़ वो दे देता, बिंदुसार के दरबार में भेजवा देता। कुम्हरार नामक स्थान से प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुआ है। वो कहाँ से हुआ था? पाटलिपुत्र में। अर्थात कुम्हरार नामक स्थल से प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुआ है। वह स्थल कहाँ है? तो वो पाटलिपुत्र में ही है। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवर्धन स्थापन किया था? अर्थात अशोक सम्राट अशोक ने क्या किया था? सहिष्णुता, उदारता व करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था। कौन? महाप्रतापी राजा अशोक सम्राट ने। आगे हम लोग चलते हैं। बात की जाए तो अशोक सम्राट की बात, सेंड्रोकोटस अर्थात सेंड्रोकोटस जिसे विलियम जोन्स चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से जानते थे। सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया था? जस्टिन ने क्या किया? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान दोनों की भेंट के बारे में जानकारी देता। वह कौन देता था? तो जस्टिन देता। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीतने वाले जो प्रथम शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। मध्यकालीन अधिकारी अर्थात मौर्य होता था, यहाँ गलती लिखे। मौर्यकालीन अधिकारी पोता व अध्यक्ष को मुख्य कार्य क्या था? मौर्यकालीन के जो अध्यक्ष था वो पोतवा अध्यक्ष, वो माप तौल का क्या कर अध्यक्ष था, जिसे पोतवा अध्यक्ष बोला गया। वो माप तौल का कार्य करता था। गुर्जरा, मास्की, नेट्यूर एवं उडगोलम इन 4 अभिलेखों में अशोक का वास्तविक नाम अशोक ही मिलता है। अर्थात क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे कितने अभिलेख है जिसमें अशोक की जानकारी, उनका वास्तविक नाम अशोक ही लिखा गया है? तो गुर्जरा, मास्की, नेट्यूर, उडगोलम ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का वास्तविक नाम अशोक ही मिलता है। मौर्य काल की बात की जाए तो किस मौर्य सम्राट ने दक्कन पे विजय प्राप्त किया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने क्या किया था? दक्कन पे विजय प्राप्त किया था और घनानंद को हराने का श्रेय इसी को दिया जाता। और इन्होंने क्योंकि हराया था, और इसको किसने बदला लिवाया था? तो चाणक्य ने, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का माता का भी अपमान किया हुआ था घनानंद, जो नंद वंश के शासक था। वे हमेशा मदिरा में चूर रहते थे। उसको हराया कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर ही था? तो यह जो प्राप्त होता है, यह जो पता चलता है, जो वह रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से क्या पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था या मौर्य साम्राज्य का जो प्रमुख अधिकार था वो था पश्चिम भारत में ही था। तो वो जो पता चलता है रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहाँ उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति अर्थात जिसे जैन विधि में जो उपवास की प्रक्रिया उसे संलेखना पद्धति कहा जाता है, उसी में उनका क्या हो गया? प्राण त्याग दिए और वो उनका देहांत हो गया। कहाँ पर हुआ? क्वेश्चन आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की
मृत्यु कब होता है, कहाँ होता था वो श्रवण बेलगोला में, किसके कारण, तो उपवास की वजह से। क्वेश्चन ये भी आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के उपासक था, तो वो जैन धर्म का उपासक था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के उपासक था, जैन धर्म के उपासक था। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जा गया है, तो मगध साम्राज्य जो मौर्य किया गया है रज्जुक, मगध साम्राज्य में रज्जुक जो कहा गया मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को, अर्थात मौर्य साम्राज्य जो था उसमें रज्जुक कहा गया जो भूमि की माप करता था, भूमि को मापने वाले, अभी हम लोग उसको अमीन बोलते हैं, लेकिन उस समय उसे रज्जुक बोला जाता। मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी लिपि की प्रथम पहचान किस उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है, तो उसकी जो ब्राह्मणी लिपि की जो प्रथम पहचान की गई तो पत्थर की पिट्ठियों पर की गई। पत्थर की पिट्ठियों से यह पता चला जो ब्राह्मणी लिपि है, ब्राह्मणी लिपियों की पता चला। अशोक सम्राट, सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ है, यह स्थान कहाँ स्थित है, तो अशोक सम्राट का जो शिलालेख है वह शाहबाज गढ़ी से प्राप्त हुआ। अभी वो वर्तमान में यह स्थान कहाँ, तो पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। अर्थात अखरोट शिलालेख जो शाहबाज गढ़ी जो प्राप्त हुआ कहाँ से, पेशावर पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। अशोक के अभी शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी, तो अशोक का जो शिलालेख है उसमें जो भाषा प्रयोग किया गया है वो जो भाषा था प्राकृत भाषा थी। कौन सा भाषा था, प्राकृत भाषा था। बात की जाए तो अशोक के अभिलेखों में खोजनकर्ता, अर्थात अशोक के जितने भी अभिलेख मिले उसके खोजनकर्ता कौन कौन है, तो उसके बारे में हम लोग बात करें तो इधर क्या, अशोक के शिलालेख उसके खोजनकर्ता तथा किस वर्ष वो खोजा गया वो। तो बात की जाए अभिषेक, अशोक सम्राट का जो शिलालेख है धौली अभिलेख, धौली अभिलेख है उसको जो खोजन करता है वो किट्टो है। किट्टो है जो कब खोजा, वो 1837 में धौली शिलालेख खोजा गया जिसके खोजनकर्ता किट्टो है। इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, धौली शिलालेख के खोजनकर्ता कौन है, किट्टो। भ्राभु शिलालेख, भ्राभु शिलालेख के जो खोजनकर्ता वो कैप्टन बट, कैप्टन बट जो भ्राभु शिलालेख के खोजनकर्ता है या खननकर्ता, और यह 1840 में खोजा गया। बराबर व नागार्जुन गुफा, बराबर या नागार्जुन गुफा की जो खोजनकर्ता कौन है, हैरिंगटन, हैरिंगटन है, और यह कब खोजा गया, 1785 में। दिल्ली व टोपरा, दिल्ली व टोपरा का जो शिलालेख है उससे खोजने का जो काम किया या खोजनकर्ता जो हुआ वह कैप्टन पोलियर, कैप्टन पोलियर क्या हुआ, दिल्ली टोपरा शिलालेख के खोजनकर्ता, और यह 1785 में खोजा गया, खनन किया गया। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ जो लेख है उसे जो खनन करता है पेड्रे, पेड्रे तिम्पैंथेलर, ये कब, 1750 में। मनसेहरा, मनसेहरा जो शिलालेख है उसके जो खनन करता है कैप्टन ले, इसको आप हाईलाइट कीजिए, क्वेश्चन आता रहता है। मनसेहरा शिलालेख किस सम्राट का है, तो अशोक सम्राट का, इसके खनन करता कौन है, कैप्टन ले, और यह कब खनन किया गया, तो यह 1889 में किया गया। कालसी शिलालेख, कालसी लेख की यह अशोक सम्राट का शिलालेख है जिसके जो खननकर्ता जॉन फॉरेस्ट है, और यह 1860 में इसकी खनन की गई। कौन सा शिलालेख के, कालसी शिलालेख, जॉन फॉरेस्ट तथा 1860 में इसकी खनन की गई। रुमिनदेई जो शिलालेख है वह अशोक सम्राट का ही शिलालेख है। इसका जो खनन करता है फिरर सन है जो कब 1896 में इसकी खनन की गई। जौगढ़ अभिलेख, जौगढ़ अभिलेख जो इसके जो खनन करता है सर वाल्टर एलियट, एलियट जो है सर वाल्टर एलियट जो जौगढ़ अभिलेख के खनन करता, और उन्होंने 1850 में इसकी खनन की गई। गिरनार शिलालेख, गिरनार शिलालेख की जो खनन करता लेफ्टिनेंट कर्नल टाड, लेफ्टिनेंट कर्नल टाड, कब, 1822 में। साहबगंज गढ़ी जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, यह जो शिलालेख मिला था वर्तमान में अभी पेशावर पाकिस्तान में है।
इसके जो खनन करता है एक फ्रांसीसी अधिकारी है जो 1836 में इसकी खोज की गई। क्वेश्चन आ जाएगा शहबाजगढ़ी शिलालेख वर्तमान में कहाँ से मिला था ये, तो पाकिस्तान के पेशावर से मिला था। इसके जो खनन करता एक फ्रांसीसी अधिकारी था जो 1860 में इसकी खोज करता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख, कौन, इलाहाबाद स्तंभ लेख के खनन करता T.S. बट है जो 1834 में इसकी खनन किया हुआ था। मास्की अभिलेख के जो खनन करता है वह वीडेन है, कौन है, वीडेन, और इसके जो खनन का कार्य किया गया 1915 में किया गया। निगाली सागर शिलालेख, इसके जो खनन करता है फिरहर, इन्होंने 1895 में किया इसका। रामपुरवा जो शिलालेख है उसका खनन करता करलाइन है जो 1872 में इसका खनन करता है। सारनाथ स्तंभ जो है ऑरलेइन स्टाइल इसके खनन करता है जो कब 1905 में इसकी खनन किया गया था। क्वेश्चन आ जाएगा सारनाथ स्तंभ के जो खनन करता कौन है, तोरेल स्टाइल, कब, 1905 में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म से विश्वास को, अपनी आस्था को नहीं छोड़ा। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, तो महान सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को तो अपना लिए लेकिन वो हिंदू धर्म से अपनी आस्था को नहीं भूला। वो हिंदू धर्म में अपना आस्था को नहीं छोड़ा और वे उनमें आस्था अपना रखा। यह जो प्रमाण मिलता है वो देव नाम पिए पियदर्शी अर्थात देवों का प्यारा उपनाम से पता चलता है। अर्थात उनके जो उपाधि दिया गया था देव नाम पिय या पियदर्शी, ये उपनाम किसका था, तो ये देवों का प्यारा जो था अशोक सम्राट का था। यह क्वेश्चन आता रहेगा जी ऐसा कौन से सम्राट हुआ जो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद भी हिंदू धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा, हिंदू धर्म से अपना आस्था नहीं छोड़ा। तो अशोक सम्राट ने, इसकी जो जानकारी हम लोग को मिलता है देव नाम पिय या पियदर्शी, उसका जो उपनाम दिया गया था। यह भी क्वेश्चन आता है देव नाम पियदर्शी किसका उपनाम था या किसकी उपाधि था, तो ये अशोक सम्राट का। प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता किस स्थान से चला है, तो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। श्रीलंका में एक नगर है जिसका नाम क्या है, अनुराधापुर, वहाँ प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण करवाया हुआ था अशोक सम्राट ने करवाया हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासन आदेश जारी किए थे, तो अशोक सम्राट भी ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपने जो भी शासन से संबंधित आदेश देता था उन्होंने उसको अभिलेखों के माध्यम से सजाने का काम किया, अर्थात उनको बचा के रखने का काम किया, तो अशोक सम्राट ने किया। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भ्राभु स्तंभ जो राजस्थान में मिला है, उन्होंने उस भ्राभु स्तंभ में यह बताया जो वे स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया। सम्राट बताया मगध का सम्राट। भ्राभु अभिलेख में उन्होंने क्या किया, यह दर्शाया कि जो अशोक सम्राट मगध का सम्राट है। ब्राह्मणी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता में, अर्थात ब्राह्मणी लिपि में जो भी लिखी शिलालेख है किसका, अशोक सम्राट को, उसको सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने। यह क्वेश्चन आप लोग हाईलाइट कीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोग के भारत के जो भी एग्जाम है सभी में पूछा जाता है। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा। अशोक सम्राट के किस अभिलेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है, तो अशोक सम्राट में जो एक शिलालेख है या अभिलेख है 5वें बृहत शिलालेख से यह पता चलता है कि धम्म महापात्रों की नियुक्ति कौन करता था, अशोक सम्राट करता था। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है, गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में।
वर्तमान में मध्य प्रदेश के दतिया जिला में गुर्जरा शिलालेख अभिलेख है, जिसमें यह बताया अशोक सम्राट में स्वयं का नाम अशोक ही बताया। मौर्य काल में भूमि कर जो किसी राजा की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीता अध्यक्ष के द्वारा। अर्थात मौर्य काल में जो शासक था उसमें एक अधिकारी लोग भी होता था। तो अधिकारी एक था सीता अध्यक्ष, जिसके द्वारा भूमि कर अर्थात भूमि कर भी लिया जाता था, जो आय का मुख्य स्रोत था। और किसी भी राजा का जो शासन में आय का जो मुख्य स्रोत था वो टैक्स का ही पैसा था, जो भूमि कर से लिया जाता था। उसमें जो अध्यक्ष था मौर्य काल में, उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो अशोक सम्राट ने। स्तूप की बात कीजिए, जब उनकी मृत्यु से जो जुड़े चिन्ह वो स्तूप है। और स्तूप में सांची में सबसे अधिक जो मौर्य साम्राज्य में स्तूप का निर्माण करा अशोक सम्राट ने किया, क्योंकि अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपना लिया हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन? अशोक सम्राट ने। फिर भी वो अपनी आस्था हिंदू देवी देवताओं से नहीं छोड़ा। इसकी जो जानकारी मिलता है देव नाम पिए उनकी उपाधि से पता चलता है। आगे हम लोग देखते हैं। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राजकीय संबंध था। अर्थात मौर्य काल के जो राजवंश के जो शासक थे उसका जो संबंध था वो सीरिया, मिस्र से क्या था? दोस्ती के द्वारा भाईचारा का संबंध था, राजकीय संबंध था। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो वो कालसी। उत्तराखंड में एक क्षेत्र है जिसका नाम है कालसी, वहाँ अशोक सम्राट के शिलालेख मिले हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो भारत के दरबार में आया था वो आया हुआ था किसमें? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य वे जिन्होंने मौर्य वंश साम्राज्य की स्थापना किया था। और मेगास्थनीज इन्होंने ये बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य वो महान सम्राट थे जिनके लिए जो राजमहल था वो लकड़ियों का बना था। और वे जब वो राज्य की अपने भ्रमण के लिए निकलता था तो बड़े बड़े हथियार से सजे सुव्यवस्थित सैनिक उनके चारों तरफ होते थे। और सैनिक जो होते थे पैर भी रखे थे जिस पे सजाए हुए अर्थात प्रशिक्षित तोतों का बैठाया जाता है उस पेड़ पे। और उनकी जो रक्षा के साथ साथ उनका जो खाना की व्यवस्था किया जाता था उसको चखने का एक अलग से सेनापति होता था, एक विशेष मंत्री जो उसकी खाना को चखते थे। वो किसी एक महल में एक दिन या 2 दिन से ज़्यादा वो नहीं सोते थे। और उनके जो भी राजमहल पाटलिपुत्र में था वो किससे था बना? लकड़ियों का बना था। तो क्वेश्चन आ जाएगा मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत था? तो यूनान के राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एक क्वेश्चन आता है इंडिका किसकी रचना है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मेगास्थनीज की जो रचना इंडिका है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के समय में उस समय कुछ अध्यक्ष होते थे जिसको अलग अलग विभाग में बांटा गया था। जैसे अभी हम लोग वन मंत्री होता, पर्यावरण मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उसी प्रकार वहाँ अध्यक्ष जो शासन व्यवस्था को चलाते थे। सीता अध्यक्ष जो कृषि विभाग का अध्यक्ष था। सीता अध्यक्ष जो टैक्स लेने का काम करते हैं। अकारा अध्यक्ष, वो अकारा जो अध्यक्ष था उसे खानों का अध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान को क्या बोला जाता था? लक्षणा। क्वेश्चन आ जाता है कि सीता अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? तो कृषि विभाग का अध्यक्ष था, टैक्स लेने का। खानों का अध्यक्ष तो अकारा अध्यक्ष कहलाता था। और लक्षणा अध्यक्ष जो मुद्रा विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो लक्षणा अध्यक्ष कहलाता था। शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान। शुल्काध्यक्ष अर्थात जो शुल्क जो को लेने वाला, जो कर लेने वाला, उसे शुल्काध्यक्ष बोला जाता था। किस समय? तो मौर्य साम्राज्य के समय में। मुद्रा अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष जो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था उसे मुद्रा अध्यक्ष बोला जाता था। संध्या या संस्था अध्यक्ष वो था व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। व्यापारिक मार्गों का जो अध्यक्ष होता था संस्था अध्यक्ष कहलाता था। वो रोज से संबंधित जो भी तो वो इन्हीं के काम था। किसका? संस्था अध्यक्ष का, जो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष था।
बात की जाए गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया, तो अर्थशास्त्र में किया था। गुप्तचर की बात की जाए, गुप्तचर की व्यवस्था की जो बात किया गया सबसे पहले, तो वो किया गया था अर्थशास्त्र में ही किया गया था। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य हैं। मौर्य काल के किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? इंडिका से मिलता है। इंडिका के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज। उन्होंने जहाज निर्माण तथा नाविक चलाने की गतिविधियों की कौन उल्लेख देता, कौन? तो वो इंडिका से मिलता है, जिसके रचयिता मेगास्थनीज हैं। और मेगास्थनीज यूनान के रहने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने मृत्यु के समय वह जैन धर्म को अपना लिया हुआ था। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था। कौन सा? तक्षशिला मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। गांवों के शासन को स्वायत्त शाही पंचायतों का माध्यम से चला, अर्थात मौर्य साम्राज्य में गांव का जो ग्रामीण शासक था उसे स्वतः शाही पंचायतों के माध्यम से चलाया जाता था या संचालित किया जाता था। करने की जो व्यवस्था, जो सूत्रपात हुआ था वो मौर्य वंश में ही हुआ था। और उस समय सूत्र उसके मुखिया बोला जाता था, मौर्य काल में ही किया गया। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया, जिसमें से हो गया यादव, अहीर, सेना, ये सब प्रमुख 7 श्रेणी में बांटा। कौन? मेगास्थनीज। उनकी जो पुस्तक है इंडिका, इंडिका के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ के थे? यूनान के। उन्होंने भारतीय समाज को कितने भागों में, श्रेणियों में बांटा था? 7 श्रेणियों में। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो वो मिस्र का राजा था। मिस्र का जो राजा था तुरमय, वो कहाँ के था? अशोक के समकालीन था। वो तुरमय जो था मिस्र का शासक था। मिस्र के शासक जिन्होंने 288 से 246 ईसा पूर्व की बात है, टोलेमी फिलाडेल्फस, टोलेमी फिलाडेल्फस के साथ मिलकर अशोक सम्राट के राजनयिक संबंधों या संबंध थे। संभवतः इसी तुरमय को कहा गया था। अर्थात जो अशोक सम्राट के 2 देश थे, एक तो थे कौन? मिस्र के शासक टोलेमी फिलाडेल्फस, तथा अशोक के समय इसका जो दोनों का संबंध राजनीतिक संबंध था। तीनों को क्या कहा गया? तुरमय कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख से किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और साथ ही साथ सम्राट अशोक दोनों के बारे में जो पता चलता है, माक्षत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से क्या पता चलता है? जो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों की जानकारी मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? तो वो राजस्व का स्रोत थे। भाग एवं बलि किससे प्रमुख स्रोत? वो राजस्व का स्रोत था। कौन? भाग एवं बलि। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे गिरनार झील, गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौशाम्बी, कौन? कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरवाकी द्वारा दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अर्थात कौरवाकी जो कौन थी? अशोक सम्राट की एक धर्म पत्नी थी, जिन्होंने दान में दिए थे। क्या? कौशाम्बी प्रयाग स्तंभों से पता चलता है, जो रानी का अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने वो जब दान दिया करते थे, वो किस में लिखा था? कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में लिखाते थे। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परियुक्त पत्नी के लिए विवाह परिच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र, उसमें यह उल्लेख हुआ है, यदि किसी पत्नी की पति ने क्या किया? परित्याग कर दिया तो वह दोबारा शादी कर सकती है। पता चलता है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा
त्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध की वर्णन जो पता चलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। और उस 13वें शिलालेख के बाद उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया कौन? अशोक सम्राट ने, कलिंग के राजा खारवेल को हराकर। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख मिलता? तो वह सातवाहन जो राज्य है उसका जानकारी सातवाहन अशोक के शिलालेखों में उसकी जानकारी नहीं मिलता, न तो दक्षिण भारत के सभी राज्य के बारे में मिलता है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त। बृहदत्त क्या था? अंतिम मौर्य साम्राज्य था, या मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त, जो अंतिम मौर्य सम्राट था। मौर्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता था? मौर्य काल की जो जल व्यवस्था है उसकी जो जानकारी मिलती है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से यह पता चलता है कि अशोक के समय में क्या था? पानी था वहाँ। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर। मिस्र के राजा कौन था? अलेक्जेंडर, जो अशोक के समकालीन शासक था। अब वो कहाँ? मिस्र के था। उनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? सीरिया या बेबीलोन के शासक? सीरिया बेबीलोन के जो शासक था सेल्यूकस निकेटर, जिसने क्या किया था? अफगानिस्तान से जिससे प्राप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान किससे प्राप्त किया था? सेल्यूकस निकेटर को हराकर। और उन्होंने क्या प्राप्त किया था? और वे कहाँ? सीरिया एवं बेबीलोन के शासक था। अशोक के पश्चात देवनामपीय की उपाधि किसने धारण किया था? तो दशरथ ने। देवनामपीय अर्थात देव का उपासक या देव का मित्र। देवनामपीय उपासक जो धारण किया था अशोक सम्राट ने भी और दशरथ ने भी उपाधि धारण किया। अशोक की प्रमुख उपलब्धि अर्थात उनको किस किस नाम से जाना गया, कौन कौन सी उपाधि दिया गया, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो अशोक सम्राट की जो प्रमुख उपाधियाँ थी अशोक, यह जो पता चलता है हम लोग को मास्की लघु शिलालेख से यह पता चलता कि अशोक सम्राट की जो उपाधि थी वह अशोक था। देवनामपीय जो था, देवनामपीयश अशोक राजा, गुर्जरास लघु शिलालेख से पता चलता। अशोक मौर्य, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता कि अशोक का जो नाम अशोक मौर्य भी था। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहा अभिलेख से यह पता चलता प्रियदर्शी राजा किसका नाम था? तो अशोक सम्राट का ही नाम था। प्रियदर्शी राजा मगध भ्राभु बैराट लघु शिलालेख से पता चलता है। ये सारे के सारे जो उपनाम हैं वे अशोक सम्राट का नाम है। प्रियदर्शी राजा मगध जो भ्राभु बैराट लघु शिलालेख से पता चलता है। प्रियदर्शी राजा कंधार बृहद शिलालेख व दीपवंश महावंश से पता चलता है। ये सब अशोक की उपाधियाँ हैं, इस मुख्य स्रोत जिसे यह पता चलता है। अशोक वर्धन पुराण में पता चलता कि अशोक के जो उपाधि था जो अशोक वर्धन भी था। राजा अशोक नेटूर लघु शिलालेख से राजा अशोक की जानकारी मिलता है। राजा अशोक देवनामपीय लघु उद्गोलम लघु शिलालेख से यह पता चलता राजा अशोक देवनामपीय, ये मुझे पता चलता उद्गोलम लघु शिलालेख से। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तो वे तक्षशिला, और तक्षशिला के वे राज्यपाल थे। जब उसके पापा जी थे मौर्य साम्राज्य के शासक तो वे तक्षशिला के राज्यपाल थे। और उन्होंने अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में तक्ष में विद्रोह का दमन करा था। कौन? अशोक ने। कहाँ? तक्षशिला में। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए किसने दंड का प्रावधान किए? तो कौटिल्य ने। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री था कौटिल्य, उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में यह प्रावधान किया कि कोई भी बौद्ध भिक्षु या कोई भी भिक्षु बिना अपने बच्चों तथा पत्नी के
जीवन व्यवस्था को प्रबंध अर्थात वो क्या खाए पिएगी उसकी व्यवस्था किए बिना ये तो भिक्षु बनता है, वो दंड के नायक है, अर्थात दंड उसको दिया जाएगा। तो ये कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में लिखा। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरमाइक भाषा से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो वो जो हुआ खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुआ था अरमाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? कौटिल्य था। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ था? तो मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य के बाद बैक्ट्रियन शासकों ने क्या किया? उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण किया और उसको जीता। मौर्य साम्राज्य के पश्चात बैक्ट्रियन शासकों ने क्या किया? मौर्य के पश्चात अपने उत्तर पश्चिम सीमा में वो आक्रमण किया और अपना शासन स्थापित किया। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो शिक्षों का अर्थात सिक्कों का परीक्षण करना। जो सिक्का होता था उसका पर जो परीक्षण या देख उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करता था कौन? रूप दर्शक नामक अधिकारी करता था। वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था बिंदुसार। यह क्वेश्चन आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, 100% ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ये कौन सा से मौर्य शासक जिन्होंने अमित्र घात की उपाधि धारण किया हुआ था? तो वो था सम्राट बिंदुसार, और बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुआ अशोक सम्राट। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था बिंदुसार था। मौर्यकालीन मुद्रा के बारे में हम लोग मुद्रा की जो देख रेख करता था उसे रूप दर्शक बोला जाता था। मुद्रा का वो क्या करता था? परीक्षण करता था। कौन? तो रूप दर्शक। किस शासन काल में? तो मौर्य शासन काल में। और मौर्य शासन में अमित्र घात की उपाधि धारण किया हुआ था बिंदुसार। मौर्यकालीन की मुद्रा, मौर्य काल में कौन कौन सी मुद्राएं थे? तो इसकी जानकारी हमें मिलता है तो वहाँ 2 प्रकार की मुद्रा थी, एक जो चांदी के बनाया जाता था, दूसरे तांबे का। तो मौर्य काल में 2 प्रकार की मुद्रा, एक चांदी तथा एक तांबे के मुद्रे सिक्का का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के। तो मौर्य काल में जो चांदी के सिक्के कितने प्रकार के? 4। पहला जो पन, अर्धपन, पाद एवं अष्टभाग, ये मौर्य काल में 4 चांदी के सिक्के, पन, अर्धपन, पाद एवं अष्टभाग। तांबे के सिक्के के 4 प्रकार है, माशक, अर्धमाशक, काकनी तथा अर्धकाकनी। ये 4 प्रकार के तांबे के सिक्के और ये 4 प्रकार के चांदी के सिक्के। ये सिक्के का उल्लेख मिलता है किससे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य काल की वहाँ के सिक्के की जानकारी मिलता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल। मौर्य उत्तर काल की बात की जाए तो अब मैं इसके बारे में बात कर लूँ। मौर्य उत्तर काल की जो प्रथम सिमुख किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक था कौन था? सिमुख था। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलता है? तो वो मिलता मत्स्य पुराण में। आंध्र के सातवाहनों की जानकारी, आंध्र के सातवाहन राजों की जानकारी किससे मिलता है? तो मत्स्य पुराण से, और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित है? तो वो अमरावती में किसका साम्राज्य स्थित या राजधानी था? सातवाहनों की जो राजधानी था वो अमरावती था। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन आ जाएगा, वेंकटक स्वामी की उपाधि किसने धारण की थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उपाधि धारण की तथा वेंकटक नाम नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया। वेदों का आश्रय किसे कहा गया? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया। उन्होंने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण किया था और एक नगर की स्थापना किया जिसे वेंकटक कहा गया। इसकी जो जानकारी मिलता है वेदों से मिलता है और वेदों में इसको आश्रय कहा गया है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था?
कुषाण वंश के जो शासक था कनिष्क, उसका जो राज्याभिषेक होता 78 ईस्वी शक संवत प्रारंभ हुआ था। उस समय शक संवत जो प्रारंभ हुआ था उस समय कुषाण शासक ने क्या किया था, 78 ईस्वी में किस वंश की स्थापना, था कनिष्क वंश की स्थापना, कुषाण वंश की स्थापना कर दी। उत्तर तथा पश्चिम, उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में तांबे के सिक्के ने किस वंश ने जारी किया, तो कुषाणों के शासक कुषाणों ने क्या किया, सबसे अधिक तांबे के सिक्के को जारी किए। विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ, तो ये तो 57 ईसा पूर्व में, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में क्या किया, प्रारंभ हुआ। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था, तो चेदी वंश से। चेदी वंश से संबंधित कौन सा सम्राट है, था कलिंग के महाराज खारवेल जो चेदी वंश से संबंधित है। इसको हराया था कौन, अशोक सम्राट ने। प्रथम ईरानी शासक कौन था, डेरियस प्रथम। डेरियस जो प्रथम था ईरानी शासक था, प्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम था। अब अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था, तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए बामियान प्रसिद्ध था, जो कहाँ अफगानिस्तान में है। किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का उपनाम मिलता, तो कुषाण शासक के। कुषाण शासक के समय मातृ देवी उमा की जानकारी मिलता है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाया, हुविक्स ने चतुर्भुजी सिक्के चलाया था विष्णु के। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है, कनिष्क के शिष्य में बुद्ध का अंकन विष्णु के बारे में पता चलता है। तथा योधवे सिक्के पर किस देवता का चित्रण है, कार्तिकेय के। अर्थात योधेय सिक्के जो तो उसमें किसका उल्लेख मिलता है, तो वो कार्तिकेय का चित्रण मिलता है, भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय का। विक्रम एवं शक संवत में कितनों वर्षों का अंतर है, यह क्वेश्चन आप लोग हाईलाइट कीजिए, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मोस्ट पीवीआई कर दीजिए। विक्रम एवं शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है, तो 135 वर्षों का अंतर है। और विक्रम संवत की बात की जाए, विक्रम संवत एवं शक संवत ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने वर्षों का, 135 वर्ष का। भारतीय एवं यूनानी अर्थात ग्रीक कला शैली में सम्मिश्रण को गंधार शैली के नाम से जाना जाता है। अर्थात भारतीय एवं यूनानी जो शैली है इस दोनों के मिश्रण को गंधार शैली कहा जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो कुषाणों ने। कुषाणों ने क्या किया, सोने के सिक्के जारी किए। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन है था, तो मौर्य के बाद जो मौर्य काल के बाद भारत में यदि सबसे प्रभावशाली राज्य कोई था तो सातवाहन प्रभावशाली साम्राज्य था या राज्य था, सातवाहन राज्य था जो सबसे प्रभावशाली मौर्य काल के बाद था। कनिष्क का राज वैद्य कौन था, तो वह चरक था। और क्वेश्चन आप चरक से आयुर्वेद का संबंध किससे है, तो वो चरक से है। और वे कनिष्क का राज वैद्य भी था, वैद्य मतलब क्या होता है, डॉक्टर थे, इसीलिए चरक का संबंध किससे है, तो वह है संबंध आयुर्वेद से। और वे क्या थे, चरक किसका वैद्य था, वे कनिष्क के था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो कण्व वंश ने। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पे राज किया। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था, तो महायान बौद्ध संप्रदाय से। आप लोग बौद्ध धर्म में पढ़े होंगे, महायान हीनयान वे दो संप्रदाय में बट गया था, तो कनिष्क जो था महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था। आगे हम लोग देखते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो कण्व वंश ने किया। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित है, महायान बौद्ध संप्रदाय से। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था, तो पांचाव ने कनिष्क को किसने हराया था, पांचाव ने। और पांचाव कहाँ के रहने वाले थे, तो वो चीन के रहने वाला था, जिन्होंने हराया किसको, कनिष्क को हरा दिया। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी, तो कुषाण वंश का जो कुषाण वंश, इसको आप लोग हाईलाइट कीजिए। कुषाण वंश का जो साम्राज्य था वो
भारत से बाहर तक फैले हुआ था। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ, वो था शुंग वंश। शुंग वंश के जो संस्थापक जो राजा हुए, उन्होंने क्या किया, किसी भी राजा को हत्या की और फिर उनका भी हत्या करके वहाँ कर दिया गया, तो वो शुंग वंश के शासक हो। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्य ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है, तो वो मीमांडर जो है वो स्मृति जो भारतीय में उसका क्या है, सुरक्षित साहित्य है। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी जो स्मृति भारतीय साहित्य में आज भी क्या है, सुरक्षित है, तो वो मीमांडर का है, मीनांडर। मरुत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकर्ता अर्थात मौर्य काल में जो विदेशी भारत में आकर आक्रमण की, वो कहाँ कहाँ के थे और कौन कौन थे। तो बात की जाए मौर्यकालीन विदेशी आक्रमणकर्ता भारत आगमन, इस समय वो भारत में कब आए, मूल निवास स्थान तथा सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे, राजधानी व विशेष तथ्य। हीनयान जो विदेशी आक्रमणकर्ता था वो भारत में तो आया, वो कब आया, तो 190 ईसा पूर्व में आया। वो उसका जो मूल निवास कहाँ था, विक्टोरिया अफगानिस्तान में था मूल निवास उसका। हीनयान का मूल निवास कहाँ, अफगानिस्तान में था। मिनांडर या मिलिंद शासक, ये प्रसिद्ध शासक हुए, वर्तमान सियालकोट में पड़ता है। सियालकोट वर्तमान में ये अफगानिस्तान में साथ पड़ता है। शक या सिथियन, हिंद शक पल्लव कुषाण, तो शक जो था वो क्या किया, 90 ईसा पूर्व भारत आया। ये इसका जो मिल सीरिया या ईरान है। नहपान या पश्चिमी भारत के प्रसिद्ध शासक था। महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेख तथा सातवाहन अभिलेखों से इसकी जानकारी मिलकर कुषाण या शक वंश के बारे में पता चलता है। पार्थियाई या पल्लव, ये पहली सदी ईस्वी के अंत में भारत में आया। इसका जो प्रमुख शासक था वो एरिया था निवास पार्थिक या ईरान था। या प्रसिद्ध शासक इसमें हुआ गोंडोफर्नीज यहाँ के प्रसिद्ध शासक हुए। इनकी जो विशेष की जानकारी जो मिलता है, बेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले। बेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले, किसके, पहलव की। कुषाण या यूची, कुषाण की बात की जाए तो ये 15 ईस्वी में भारत आया था। चीनी तुर्किस्तान, इसके जो मूल निवास चीनी था या तुर्किस्तान, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कुषाण कनिष्क था। कनिष्क जो कुषाण वंश के था हुए प्रसिद्ध शासक कुषाण हुए। और ये उज्जैन या वर्तमान उज्जैन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है या महाराष्ट्र में पड़ता है, और पुरुषपुर वर्तमान में पेशावर में पड़ता है, ये प्रमुख प्रसिद्ध स्थल थे। आक्रमणकर्ताओं की बात की जाए तो क्रम में देखा जाए तो आया था आक्रमणकर्ताओं या आक्रमणकारियों की प्रमुख क्रम तो क्या है, हिंद अवन शक पल्लव कुषाण। हिंद यवन शक पल्लव कुषाण जो क्या था, यह आक्रमणकारियों का एक क्या है, समूह है। क्वेश्चन जो आएगा तो ऐसे ही दिया रहता है, लाइन वाला क्रम में भी दिया रहता है, तो आप लोग इसको हाईलाइट कीजिएगा। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक बिम कटफिसेस को दिया जाता है। अर्थात सोने के जो सिक्के को जारी करने का जो श्रेय दिया जाता है कुषाण वंश के शासक को, उसका नाम था बिम किडफिसेस। इनको क्या दिया जाता, यह श्रेय दिया जाता, तीनों क्या, सोने के सिक्के को जारी किया। अगर नहीं आज वक्त नहीं, इसमें से मैं आप लोग को 3-4 क्वेश्चन देता, क्वेश्चन आ जाएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, या अर्थशास्त्र किसकी रचना है, अर्थशास्त्र की तुलना किसकी पुस्तक से की गई है। तब मैकियावेली की पुस्तक कौन है, आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, या किस अभिलेख से यह पता चलता कि अशोक सम्राट बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद भी वह हिंदू धर्म से अपने आस्था को नहीं भूला। इसको अशोक धर्म की 2-3 उपाधि को आप लोग कमेंट में कीजिएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया। अगर यह वीडियो आपको समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल जेपी स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।